हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पाठ 15, हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15, जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आज हम इसी पाठ का सार पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। पाठ को सुनने समझने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय जानते हैं। आइए चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने संपूर्ण जीवन लेखन को समर्पित कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे पता कि संपूर्ण जीवन? बेटा, किसी की उम्र, किसी का जो सीनियर सिटीजनशिप जिसको हम कहते हैं ना कि धूप में यूं ही सफेद बाल नहीं किए हमने, अनुभव, इस तरह का ये जो इनका आप देख रहे हैं छवि, कितने प्रगाढ़ थे ये अपनी हिंदी रचनाओं में। इनके नाम से तो युग भी रहा था, द्विवेदी युग। हिंदी साहित्य में इनको बड़े ही सम्मान के साथ आज भी याद किया जाता है, हमेशा याद किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लेखक जीवन परिचय को जानते हैं, लेखक के बारे में कि क्या हैं इनके रचनाएं हैं, कब इनका जन्म हुआ। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1864, ठीक है, 1864। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने रेलवे में नौकरी भी कर ली थी। ठीक है, बाद में नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया तथा 1920 तक उससे जुड़े रहे। ठीक है, कब से कब तक? सन 1903 से 1920 तक। अच्छा खासा लंबा सफर रहा है ना, जुड़े रहे। और उसके बाद सन 1938 में इनका देहांत हो गया। जन्म कब हुआ था बताइए जल्दी से? 1864, मृत्यु हुई सन 1938 में। ठीक है, इतना लंबा जीवन का सफर इन्होंने हिंदी साहित्य को दिया और हमारे लिए साहित्य की तरह तरह की विधाओं से हमारी पहचान कराई। साथ ही साथ इनके कई उपन्यास भी हैं और भी रचनाएं हैं, देखते हैं। निबंध संग्रह, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप। अन्य कृतियां भी हैं, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, आध्यात्मिकी, कविताएं हैं, द्विवेदी काव्यमाला। न केवल ये निबंध लिखते थे, न केवल ये रचनाएं अर्थात कहानी ही लिखते थे, बल्कि इन्होंने काव्य भी लिखे हैं। ठीक है, तो न केवल ये लेखक, न केवल ये उपन्यासकार, बल्कि कवि भी रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि महिला मोद आध्यात्मिकी, अध्यात्म समझते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, किस तरह से हमें विज्ञान के साथ जुड़े होने के साथ भी आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से, एकदम पवित्रता के भाव के साथ हमारे प्रत्येक कार्य को करना चाहिए, तब जाकर कहीं हम सफल हो पाते हैं। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यहां पर ये जिस भाव से हम किसी कार्य को करते हैं, उसी भाव के परिणाम स्वरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहूंगी आपको कि कभी भी फल प्राप्ति की इच्छा से कार्य नहीं करना है कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये कार्य करूंगा। बस और बस, सिर्फ और सिर्फ मात्र हम अपने कर्म पर फोकस्ड रहें। हम जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, हमने कविता पढ़ी थी ना, छाया मत छूना, विगत स्मृतियों को याद नहीं करना। विगत स्मृतियों को यदि हम वर्तमान में याद करेंगे तो हम अपने वर्तमान को समय भी अपने हाथ से गवा देंगे। ठीक है, तो जो अभी हमारे पास है, समय है ना, जितना कार्य है उसको हमें पूरा करना है ताकि भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाए। ओके, तो ये उनकी काव्य रचनाएं हैं। और जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए, यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सी पुस्तकें देख सकते हैं, कलम देख सकते हैं। और जब भी कोई पुस्तक या कलम संबंधी कोई चित्र आपके सामने नजर आता है तो क्या शो करता है, वो क्या दर्शाता है? शिक्षा। यस, जहां कहीं किताबें होंगी, पुस्तकें होंगी, कलम होंगी, तो वहां पर शिक्षा का रूप दिखाई देता है। इस शिक्षा के रूप को देखकर ही मन गदगद होता है, मन प्रसन्नचित होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के प्रचार प्रसार ने ही आज हम सबको
इतनी सफलता के रास्ते प्रदान किए, और आज हम जो आपके सामने हैं, आज हमारे सामने हैं, आप इस तरह से वीडियोस देख रहे हैं, ये सब किसका परिणाम है? शिक्षा का। शिक्षा का जिस तरह से धीरे धीरे विकास होता गया, हम टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ते गए, और आज हम एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से ना होते हुए भी एक दूसरे के साथ हैं। दूरियां कितनी भी हों, किलोमीटर्स में नापा भी ना जा सके, नहीं मैं ये कहती हूं कि आप सिर्फ 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 या 100 या 1000 किलोमीटर दूर हैं, आप कहीं भी रहकर कभी भी हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े रह सकते हैं। इतना विकास हुआ है किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तो बेटा, शिक्षा एक ऐसा गुरु है हमारा जो हमेशा हमारे पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। हमेशा शिक्षा से जुड़े रहेंगे तो मस्तिष्क हमारा विकसित होता रहेगा, हम सही राह पर चलते रहेंगे, यहां वहां की बातों को हम ध्यान नहीं देंगे। जो जैसे शीला अग्रवाल जी थी ना, उन्होंने लेखिका को चयन करके पढ़ने पर कहा था, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था एक कहानी, यह भी पाठ में। तो जब हम शिक्षित या हम एक शिक्षा के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे विचार भी बहुत अच्छे अच्छे उत्पन्न होते हैं। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि बेटा आप बताइए कि एक शिक्षित व्यक्ति आप किसे कहेंगे? बताइए, शिक्षित व्यक्ति की परिभाषा आपकी दृष्टि में क्या है? मान लीजिए यहां पर मैं आपसे कहूं, अब यहां पर बात आती है कि हम शिक्षित व्यक्ति किसे मानेंगे। मान लीजिए आप मुझे बताएंगे कि एक शिक्षित व्यक्ति की परिभाषा क्या होगी, क्या क्या उसके मानदंड हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, जब हम किसी व्यक्ति को एक शिक्षित व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। बताइए, आप बताएंगे, मैं लिखूंगी कि एक शिक्षित व्यक्ति कहलाने के लिए व्यक्ति में क्या क्या गुण होना चाहिए। शिक्षा सबसे पहले, ओके, हम लिख देते हैं यहां पर शिक्षा। उसके साथ बताइए जीवन मूल्य, वैल्यूज, ओके, ठीक है, मूल्य हम समझ लेते हैं, यहां पर मूल्य अर्थात जीवन मूल्य, ओके बेटा। उसके साथ ही साथ आपसी तालमेल, आपसी तालमेल लिख दिया है मैंने। उसके साथ ही साथ ये ता बड़ा है ना, ठीक है, आपसी तालमेल, और क्या आएगा बताइए? एक शिक्षित व्यक्ति कब, क्या सिर्फ डिग्रियां प्राप्त कर लेने से कोई व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति कहलाता है? अब बताइए और क्या आएगा? समाज में रहने योग्य, अर्थात हां व्यवहार कुशल, एक व्यक्ति यदि शिक्षित है ना, एक व्यक्ति के अंदर यदि जीवन मूल्य है, जीवन मूल्य नैतिक मूल्य, ठीक है, साथ ही साथ एक व्यक्ति आपसी तालमेल रखता है, एक व्यक्ति व्यवहार कुशल है, यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, समाज में भाईचारे की भावना के साथ है, ठीक है, और बताइए और क्या है शिक्षित व्यक्ति के गुण? हां, जो समाज में स्वयं को एग्जिस्ट कर सके या अपने अस्तित्व का निर्माण कर सके, अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व आ गया यहां पर। और बताइए क्या और भी कोई चीजें हैं जो अहमवादी ना हो, या जो धैर्यवान हो, धैर्यवान लिख दे रहे हैं हम यहां पर। अब यदि ये गुण हैं हम में, तभी हम शिक्षित कहलाने लायक हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम किताबी बहुत सारी डिग्री प्राप्त कर ली, बहुत सारी किताबें हमने पढ़ ली और हम कहें कि हम तो शिक्षित हैं। सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होता। कब तक? जब तक कि वो समाज, ठीक है, समाज में अपने आप को एक सम्माननीय व्यक्ति नहीं बना लेता। समाज में अपने स्वयं की जो पहचान है वो एक मान सम्मान के आधार पर यदि किसी व्यक्ति की
पहचान होती है, तब वो शिक्षित कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए एक बार मैं बात करती हूँ, हमारे जो थे ना कार्ल मार्क्स, सुना होगा आपने नाम, है ना, तो उन्होंने भी इस तरह का एक बहुत अच्छी बताई थी कि मान लीजिए पहले तो शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था ना, आपने पता ही है, माने क्या वो तो सही है, शिक्षा का प्रचार प्रसार सही नहीं था, फिर भी उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था या किसान से मिले थे, कार्ल मार्क्स की शायद ये बात कर रही हूं मैं, है ना, कि वहां पर एक बार जब वो गए और किसान से उन्होंने पूछा, जो कभी विद्यालय नहीं गया था, जो व्यक्ति जब कभी विद्यालय नहीं गए थे, क्या वो लेन देन या व्यवहार कुशल नहीं थे? बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान होने से ही कोई व्यक्ति शिक्षित कहलाता है, या किताबी ज्ञान के साथ साथ उसमें और भी कई बातों का होना अनिवार्य होता है? और यही प्रूफ हुआ था वहां पर कि ना केवल किताबी ज्ञान बल्कि हमें जीवन मूल्य भी शामिल होना चाहिए, हमें व्यवहार भी होना चाहिए, तब जाकर कहीं कोई व्यक्ति शिक्षित कहलाता है। ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार ना होने के कारण कोई विद्यालय नहीं थे, बहुत, यदि कई वर्षों पहले की बात करें, तब भी तो लेन देन करता था ना, तब भी अनाज होता था, वो बेचता था, वो उसको दाम दिया जाता था, फिर वो आदान प्रदान होता था, वस्तुएं देता था, पैसे लेता था, तब कैसे करते थे वो, जब तो विद्यालय नहीं थे। तो क्या अब समझ में आ रहा है ना कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान होने से ही कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं कहलाता। यदि हम बहुत अधिक पढ़ रहे हैं, अर्थात शिक्षा, स्कूली शिक्षा की बात कर रही हूं, अर्थात पाठ्य पुस्तक वाली बात कर रही हूं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, अरे मुझसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है। बेटा, इन सारी चीजों का भी होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इस पाठ में स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जो चैप्टर का नाम है, उसका सार मैं आपको बता देती हूं, उसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूं कि द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किस प्रकार से किया था। जो भी स्त्री शिक्षा के विरोध में थे, क्योंकि स्टार्टिंग में समाज में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, प्रदान नहीं की जाती थी, ना ही उनको घर से बाहर ही निकलने दिया जाता था, और यह माना जाता था कि यदि स्त्रियां पढ़ेंगी तो वो फिर बहस करेंगी। कहीं ना कहीं समाज में पुरुष वर्ग को ये डर रहता था, ये भय रहता था कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। ठीक है, तो इसलिए उनको स्कूल ही नहीं जाने दिया जाता था। अब उन्होंने क्या किया, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के विरोध में अपने कुतर्क दिए, तर्क नहीं कहा उन्होंने, कुतर्क कहा है, क्योंकि वो तर्क थे ही नहीं, वो तो कुतर्क थे, मतलब नकारात्मक था। ठीक है, तो जिन लोगों ने कुछ जो अपने आप को शिक्षाविद कहते थे, शिक्षित कहते थे, और उनके द्वारा जब स्त्री शिक्षा का विरोध किया गया तो किस तरह से महावीर द्विवेदी जी ने उनका खंडन किया, इस चैप्टर में बताया है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। और पढ़ते हम इसलिए हैं, मैं आपको बताया था ना बेटा कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं कि ये क्या है, जैसे क्या जानना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि कैसे जानना है। मान लीजिए एक मेरे हाथ में कोई पेन है, मैं कहूंगी ये क्या है, आप कहेंगे ये पेन है, इसका प्रयोग या उपयोग कैसे किया जाता है, तब जाकर कहीं उसका मूल्य अधिक समझ में आएगा। तो क्या के साथ साथ हमें कैसे समझ में आएगा, तब जाकर हम अपने जीवन में बहुत अच्छे से अपने अस्तित्व का निर्माण कर पाएंगे। तो पढ़ना तो एक आसान बात है, लेकिन पढ़ा कैसे जाना चाहिए वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल कब तक, जब तक कि हम अभ्यास नहीं करेंगे। यदि हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपनी किताब खोलकर अभ्यास करेंगे तो हमसे अच्छा कोई पाठक नहीं होगा। पाठक समझते हैं ना, पढ़ने वाला। आइए पढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक ने स्त्री के महत्व को प्रसारित करते हुए उन विचारों का खंडन किया है। लेखक को इस बात का दुख है आज भी ऐसे पढ़े लिखे लोग समाज में हैं जो स्त्रियों का पढ़ना गृह सुख के नाश का कारण बताते हैं। गृह सुख, उनका मानना है कि स्त्रियों का घर में रहना सही होता है, यदि स्त्रियां पढ़ लेंगी तो गृह, जो घर का सुख है, वो छिन जाएगा। क्यों? उनको डर है ना शायद कि अभी तो हम जो कहते हैं कि यही होता है, तो वो जो अशिक्षित हैं या अनपढ़ हैं वो चुपचाप सुनती रहते हैं। जैसे लेखिका मनु भंडारी की मां अनपढ़ थी ना, अशिक्षित थी ना, इसलिए वो हर बात का चुपचाप से सुन लेती थी, सहन कर लेती थी। तो कहीं ना कहीं ये दिया है इसमें कि आज ऐसे पढ़े लिखे लोग समाज में हैं जो स्त्रियों का पढ़ना गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। उनको लगता है यदि स्त्रियां पढ़ लिख लेंगी तो गृह सुख समाप्त हो जाएगा।
कलह शुरू हो जाएगी, बहसें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, विद्वानों द्वारा दिए गए तर्क इस तरह के होते हैं। संस्कृत के नाटकों में पढ़ी लिखी या कुलीन स्त्रियों को गंवारों की भाषा का प्रयोग करते दिखाया गया है, ताकि कोई ये ना समझ पाए कि ये पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। मतलब क्या कि सिर्फ शिक्षा, किताबी ज्ञान से ही व्यक्ति शिक्षित नहीं होता। सिर्फ किताबी ज्ञान हमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं देता है। जब तक हम समाज में रहकर अपने जो अच्छे व्यक्ति हैं उनसे शिक्षा ना लें या व्यवहार कुशलता ना अपनाएंगे, तब तक हम शिक्षित कहलाने के योग्य नहीं हैं। शकुंतला का उदाहरण, शकुंतला का नाम सुना होगा, राजा दुष्यंत का नाम आपने सुना होगा। शकुंतला का उदाहरण एक एकदम अशिक्षित के रूप में दिया गया है, जिसने दुष्यंत को कठोर शब्द कहे। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक वो बोला था वो एकदम अनपढ़ों की भाषा थी। इन सब बातों का खंडन करते हुए लेखक कहते हैं कि क्या कोई सुशिक्षित नारी प्राकृतिक भाषा नहीं बोल सकती? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, ये प्रारंभिक भाषाएं थी, ठीक है, जो हिंदी से पहले थी। बुद्ध से लेकर महावीर तक ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए हैं, तो क्या वे अनपढ़ थे? प्राकृत भाषा मतलब बोलचाल की, उस समय की जो बोलचाल की भाषा थी उसको प्राकृत मतलब जो प्रकृति में थी, जो उनके व्यवहार में थी। प्रकृति, नेचर कहते हैं ना, आपका नेचर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, वही प्राकृतिक मतलब जो व्यवहारिक भाषा थी उसको प्राकृतिक भाषा का, प्राकृत भाषा का नाम दिया था। अब क्या प्राकृत भाषा क्या अनपढ़ों की भाषा है? यदि कोई क्षेत्रीय भाषा बोलता है, तो यदि आज मान लीजिए हम गांव में चले जाते हैं और हम गांव की भाषा बोलने लगते हैं, तो क्या हम अनपढ़ अशिक्षित हुए? यहां पर लेखक ने इसलिए ये शब्द लिखा है ना, कि क्या वो गंवारों की भाषा थी? नहीं ना। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, जहां हम जाते हैं उसी तरह की यदि हम भाषा बोलते हैं तो क्या हम इस कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं? कदापि नहीं। यहां लिखा है ना कि महावीर ने भी तो अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जो भाषा अधिक समझने योग्य हो, जिस स्थान पर जिस भाषा का मूल्य अधिक हो, जिस भाषा या जिस देश में या जिस क्षेत्र में जो भाषा अधिक बोली और समझी जाती है, उसी भाषा में कहना ही समझदारी होती है ना। अब मान लो हम गांव में कहीं गए हैं और हम अपनी शिक्षा का रौब झाड़ने वाले हैं, हम अंग्रेजी में भाषण देना शुरू कर देते हैं। अब वहां के लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो अपने आप में हम क्या जानते हैं ये मैटर नहीं करता, ठीक है। हम अपनी बात को दूसरों तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं कि वो दूसरे उसको समझें भी और ग्रहण भी करें, वो होती है समझदारी। वो होता है एक शिक्षित व्यक्ति जो अपने विचारों को पहुंचा सके और अपने विचारों को उसी तरह से पहुंचा सके जिस तरह से उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि हिंदी, बांग्ला भाषाएं आजकल की प्राकृतिक भाषाएं, प्राकृत भाषा है ना, कि हिंदी को भी कई तरह से बोला जाता है। ओके, जिस तरह हम इस जमाने में हिंदी बांग्ला भाषाएं पढ़कर शिक्षित हो सकते हैं, उसी तरह उस जमाने में यह अधिकार प्राकृत को हासिल था। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ओके, साथ ही साथ फिर भी प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात नहीं मानी जा सकती। कोई व्यक्ति यदि बिल्कुल बुंदेलखंडी बोलता है या ग्रामीण भाषा में बात करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अनपढ़ है, उसकी वो प्राकृतिक भाषा है, उसकी वो क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है। जिस समय नाट्य शास्त्रियों ने नाट्य संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और अन्य लोगों और स्त्रियों की भाषा प्राकृत कर दिया था। भाई, संस्कृत का इतना नहीं था, तो जो भाषा जो बोलते थे, जो समझते थे, उसका उन्होंने उपयोग कर लिया, समझदारी का कार्य किया। ठीक है। लेखक तर्क देते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों की चर्चा मिलती है, किंतु उनके सीखने संबंधी पुस्तक या पांडुलिपि नहीं मिलती। उसी प्रकार प्राचीन समय में नारी विद्यालय की जानकारी नहीं मिलती, तो इसका अर्थ यह तो नहीं लगा सकते कि सारी स्त्रियां अनपढ़ थीं। यदि स्त्रियों का जाना, विद्यालय जाने पर निषेध था या पाबंदियां थी, तो इसका मतलब कि हम ये समझें कि स्त्रियां एकदम अनपढ़ी थी, उनमें कोई समझ नहीं थी? नहीं लगा सकते। हर एक तर्क का, हर एक कुतर्क का द्विवेदी जी ने खंडन किया है। जो लोग चले आ रहे थे रूढ़िवादी विचार, जो लोग नहीं चाहते थे कि स्त्रियां विद्यालय जाएं या शिक्षा प्राप्त करें या अच्छी भाषा बोलें, तो उन्होंने उसका खंडन किया है। लेखक प्राचीन काल की अनेक शिक्षित स्त्रियां जैसे शीला, विद्या के उदाहरण देती है, उनके शिक्षित होने की बात को प्रमाणित करते हैं। वे कहते हैं कि जब प्राचीन काल में स्त्रियों को नाच गान, फूल चुनने, हार बनाने की आजादी थी, तब यह मत कैसे दिया जा सकता है कि शिक्षा नहीं दी जाती थी। जब स्त्रियां घर से बाहर नृत्य सीखने जा सकती थी,
तो क्या स्त्रियां विद्यालय या शिक्षक या गुरु के पास नहीं जाती होंगी? कैसे ये मान लिया जाए कि पुरानी या प्राचीन काल में स्त्रियां अनपढ़ थी या अशिक्षित थी? उसका भी उन्होंने खंडन किया है कि नृत्यांगनाएं दिखाई दे रही हैं, नृत्यांगना अपने आप बन गई, क्या वो सीखने गई होंगी ना? और नृत्य सीखने के लिए घर से बाहर जाना होगा ना, उनको जाना पड़ा होगा ना। जब नृत्य सीखने के लिए घर से बाहर जा सकती हैं तो क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाने का अधिकार नहीं दिया होगा? दिया होगा। फिर ये कैसे मान लिया जाए कि उस समय स्त्रियां अशिक्षित थीं? उन्होंने फिर खंडन कर दिया। लेखक कहते हैं मान लीजिए प्राचीन समय में एक भी स्त्री शिक्षित नहीं थी। उन्होंने कहा है मान लीजिए सब अनपढ़ थी, उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता ना समझी गई होगी, परंतु वर्तमान समय को देखते हुए उन्हें अवश्य शिक्षित करना चाहिए। प्राचीन में जो भी हुआ, पुराने या विगत समय में जो भी हुआ, जस्ट लीव ऑल दैट। लेखक ने यही कहा है। ओके, यदि आप समझ रहे हैं कि प्राचीन समय में स्त्रियां अशिक्षित थी, अनपढ़ थी, तो ठीक है भैया, मान लिया। लेकिन क्या वर्तमान में भी उसी भूल को, उसी चीज को दोहराना चाहिए? नहीं। अर्थात आज के समय में हर एक को पूर्ण रूप से अधिकार है और अधिकार होना ही चाहिए कि हर प्रत्येक को बराबरी का अधिकार देते हुए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है। लेखक पिछड़े विचारधारा वाले विद्वानों से कहते हैं कि अब उन्हें अपनी पुरानी मान्यताओं में बदलाव लाना ही होगा। जो सोच उनकी पुरानी है, जो सोच उनकी पिछड़ी हुई है, उसमें परिवर्तन लाना होगा। ओके, यहां पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी बेटा। देखिए, पुरानी विचारधारा में कहते हैं कि अब उन्हें अपनी पुरानी मान्यताओं में बदलाव लाना चाहिए। मैं यहां पर एक बात करती हूं, आपने सुना होगा लर्न। ठीक है, बिल्कुल आपने सुना होगा लर्न। उसके बाद आपने सुना होगा री लर्न। ठीक है, ओके। अब सुना होगा या नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, अनलर्न। ओके, अब लर्न, रीलर्न, अनलर्न। मैंने क्यों ये बात कही है यहां पर सुन लीजिए आपने, कि लेखक ने कहा है कि पिछड़ी विचारधारा वाले विद्वानों से कि उन्हें अब अपनी पुरानी मान्यताओं में बदलाव लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए और लाना ही होगा, नहीं तो उनकी कोई सुनी नहीं जाएगी। और यहां पर यह बात बिल्कुल लागू होती है कि लर्न या लर्निंग तो सब करना चाहते हैं, सीखना सब चाहते हैं। सब मतलब ऐसा नहीं कि सभी हमेशा सीखना चाहते हैं। ओके, हमने नई नई चीजों को ग्रहण कर लिया। रीलर्न मतलब जो हमें आ रहा था उसमें हमने और ऐड कर लिया और अच्छी अच्छी बातों को हमने सीख लिया। लेकिन हमें अनलर्न भी करना होगा और अनलर्न करना सबसे मुश्किल होता है। अर्थात यहां पर जो पुरानी मान्यताओं को मानने वाले व्यक्ति थे, वे उस चीज से पीछे जाना ही नहीं चाहते हैं, वो उनको छोड़ना ही नहीं चाहते, अर्थात वो अनलर्न करना ही नहीं चाहते। उनके अनुसार जो उनके जमाने में था वही सही था। तो ये तो गलत है ना। हम यदि सीखना चाहते हैं, वी ऑल आर लर्नर्स, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो कभी थमती नहीं है। और जिसने ये सोच लिया कि मैं तो सब सीख गया, मुझे सीखने की क्या आवश्यकता, तभी से उसका जो विकास है या जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। ठीक है, तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। हर दिन हर पल हम सीखते हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। ठीक है, तो लर्न करना है, रीलर्न भी कर लेना है, लेकिन अनलर्न भी जरूरी है कि जो कुछ पुरानी बातें हैं, जो कुछ रूढ़िवादिता हमारे मस्तिष्क में बसी हुई है, घर करके बैठी, उस घर को तोड़ना होगा, उसे अनलर्न करना होगा, उसे डिलीट करना होगा माइंड से। कि क्या था पहले, क्या था, स्त्रियों को घर से बाहर निकलना अच्छी बात नहीं। अब कुछ घर में बड़े बुजुर्ग होंगे जो उस जमाने में यही सही मानते थे। अब वो घर से उनके बाहर कोई बहू बेटियां कहीं जाती हैं वर्क करने, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं, हम सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं उनको, कि वो गर्व करते हैं कि हमारी बहू बेटियां घर से बाहर जाती हैं और कर्म करती हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनलर्न किया। जो विगत बातें थी उनको उन्होंने खंडन कर दिया और नई बातों को उन्होंने सीख लिया। तो लर्न करना, रीलर्न करना इज सो इजी, सो तो नहीं कहेंगे, फिर भी इजी है, लेकिन अनलर्न करना बहुत मुश्किल है। और जो अनलर्न कर ले, अनलर्न मतलब जो पुरानी बातें हैं, जो रूढ़िवादी वाली बातें हैं, उनको हटाकर हमें फिर से दोबारा से अपने मस्तिष्क में अच्छी अच्छी बातों को स्थान देना। ठीक है, तो यहां बात वही कही है द्विवेदी जी ने कि उन्हें पुरानी मान्यताओं में बदलाव लाना चाहिए, जो कि वो कहते आ रहे हैं कि विचारधारा ऐसी है, स्त्रियों का कार्य ये है। ठीक है, समझ आए बच्चे?
जो लोग स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए पुराणों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय, 53वां समझते हैं ना, 53, 53वां, ठीक है, 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। उसमें रुक्मिणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर श्री कृष्ण को भेजा था जो प्राकृत में नहीं था। ठीक है, अब उस समय रुक्मिणी कौन थी बताइए, बता सकते हैं आप? यहां पर दिया है 53 अध्याय में पढ़ना चाहिए, जिसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। उसमें रुक्मिणी ने एक लंबा चौड़ा सा पत्र श्री कृष्ण का, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनका हरण किया था और उससे पहले उन्होंने लंबा चौड़ा सा पत्र लिखा था। उस समय की, कौन से युग की बात करें हम? द्वापर युग की, जब श्री कृष्ण थे। ठीक है, तो जब वो तो प्राकृत में नहीं था, मतलब जब रुक्मिणी पढ़ी थी, मतलब पहले की स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। तो जो समाज के कुछ रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग जो मानते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां अशिक्षित थी, अनपढ़ थी, और एक और शब्द इस पाठ में लिखा था, ठीक है, तो ये मानना उनका गलत है। ठीक है, पहले भी स्त्रियां शिक्षित थी, पहले भी स्त्रियां पढ़ी लिखी थी, और इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। ओके, वे सीता, शकुंतला आदि के प्रसंगों का उदाहरण देते हैं जो उन्होंने अपने पतियों से कहे थे। लेखक कहते हैं अनर्थ कभी नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब जो जिसका अर्थ ना हो वो हम कभी ना पढ़ें। अक्सर वे उन बातों को शामिल कर लिया जाता है मस्तिष्क में जो पढ़ाई नहीं जाती हैं, उन बातों को ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है जो शिक्षा में प्रदान नहीं है, फिर भी उनका प्रयोग लाया जाने लगता है। तो उन बातों का प्रयोग करें ना, उस व्यवहार का प्रयोग करें ना जो हमारे माता पिता और गुरुजन हमसे अपेक्षा रखते हैं या हमें सिखाते हैं। ठीक है, पढ़ना उसी के अंतर्गत। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत बड़ा। ठीक है, पढ़ना उसी के अंतर्गत आता है। आज की मांग है कि हम इन पिछड़े मानसिकता की बातों से निकलकर सबको शिक्षित करने का प्रयास करें। हम पढ़ें और सबको पढ़ाएं ताकि हमारा देश और हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। ठीक है, प्राचीन मान्यताओं को आधार मानकर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करना अनर्थ है। यदि प्राचीन मान्यताएं जो कि रूढ़िवादी हैं, जो कि गलत हैं, यदि उन मान्यताओं को मानकर या उनको आधार मानकर हम स्त्रियों को घर से बाहर जाने से रोकेंगे तो ये तो अनर्थ है। और इसके बाद फिर हम कहेंगे हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो विद्वान हैं। यदि विद्वानों द्वारा ऐसे कथन कहे जाएं कि स्त्रियों को घर से बाहर जाना अनर्थ है या घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो क्या हम उनको शिक्षित कहेंगे? आप ही बताइए। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा ना कि एक शिक्षित व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है? जो तालमेल बिठा सके, जो सामंजस्य स्थापित कर सके, जो समझदारी से काम ले, जो जीवन मूल्यों का पालन कर सके, जो मतलब समाज में अपने अस्तित्व का निर्माण कर सके, जो सम्माननीय हो, तब जाकर कोई शिक्षित व्यक्ति होगा। किताबें सिर्फ पढ़ने से नहीं हो जाता। और ऐसे ही कुछ विद्वान जो अपने आप को विद्वान समझते हैं और उनका क्या कहना था कि स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो क्या उनको शिक्षित कहा जाना चाहिए? नहीं। यदि शिक्षित व्यक्ति हमें बनना है तो हमारे अंदर वो सारे भाव, वो सारे विचारों का आना अनिवार्य होगा। तब कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ, हम वी ऑल आर लर्नर्स, हम सीख रहे हैं और हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि जीवन पर्यंत हम सीखते रहेंगे। क्लियर है? पहला प्रश्न, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन दिया? कौन से ऐसे तर्क दिए जिसके माध्यम से उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के सपोर्ट में काम किया? पहले हम देख लेते हैं पाठ के अनुसार, चूंकि हम पाठ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो द्विवेदी जी ने पुरातन पंथी मीन्स जिनकी विचारधारा थी, जो मानते थे कि स्त्रियां उस समय अनपढ़ थीं, वो कुछ नहीं समझती थीं, यदि स्त्रियां विद्यालय जाएंगी या शिक्षा ग्रहण करेंगी तो घर गृहस्थी में अनिष्ट होगा, क्लेश होगा, ऐसा उनका मानना था। तो इस पर लेखक ने क्या अपने मत प्रस्तुत किए, वे यहां पर हम देखते हैं। द्विवेदी जी ने पुरातन पंथियों को निम्नलिखित तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। नाटकों में कुलीन स्त्रियों को उनके प्राकृत भाषा बोलने पर अनपढ़ होने का सबूत नहीं माना जा सकता है। अब नाटक, जो भी नाटक होते थे, कभी कभी उन्होंने नृत्य का भी उदाहरण दिया है कि यदि स्त्रियां जो नाटक में प्राकृत भाषा बोलती थीं
तो इसका तात्पर्य क्या है कि वे स्त्रियां अशिक्षित थीं या अनपढ़ थीं? यदि अशिक्षित या अनपढ़ होती तो क्या वे घर से बाहर अपनी कला का प्रदर्शन कर पाती? यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया उन्होंने पुरातन पंथी लोगों पर। ठीक है, साथ ही साथ कुछ शिक्षित लोग ही संस्कृत बोलते थे, शेष अन्य लोग प्राकृत ही बोलते थे। कुछ पुरातन पंथियों का मानना क्या था कि जो संस्कृत बोलते हैं वे ही शिक्षित हैं। तो द्विवेदी जी ने उनका खंडन किया है कि ये कौन सी विचारधारा हुई, है ना, कि संस्कृत बोलना ही क्या शिक्षित होने का प्रमाण है? तो फिर यहाँ पर कुछ लोग ही संस्कृत बोलते थे, सब तो नहीं बोलते थे। इसका क्या अर्थ हुआ कि प्राकृत भाषा भी शिक्षित लोगों की भाषा थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध, यस, विवेकानंद जी नहीं, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत में दिए तथा जैन बौद्ध साहित्य प्राकृत में ही लिखा गया है। जो भी जैन बौद्ध साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। फिर इसको अनपढ़ों की भाषा कैसे मान ली पुरातन पंथी लोगों ने? ठीक है, यद्यपि शिक्षा के पर्याप्त प्रमाण नहीं है, माना कि शिक्षा या शिक्षित होने के कोई प्रमाण नहीं है, तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि यदि प्रमाण नहीं है तो वहां सब अशिक्षित थे। ठीक है, हो सकता है कि वे कहीं खो गए हों। भारत में वेद मंत्रों की रचना में स्त्रियों का योगदान रहा है, जो उनके शिक्षित होने का प्रमाण है। ठीक है, रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण को पत्र लिखने से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में भी स्त्रियों के पढ़ने लिखने का चलन था। समझ आया? ठीक है, रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को, द्वापर युग की यदि बात करें, प्राचीन युग की यदि बात करें, तो श्री कृष्ण को रुक्मिणी ने पत्र लिखा था। तो पत्र कौन लिखता है? अनपढ़, अशिक्षित। यहां पर फिर उन्होंने खंडन कर दिया पुरातन पंथियों का कि रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण को पत्र लिखना यह प्रमाणित करता है कि हाँ, स्त्रियां भी शिक्षित थीं, उनको अनपढ़ कहना एकदम गलत है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। सोचिए, अच्छे से सुनिएगा इस प्रश्न को कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है अपने शब्दों में लिखिए। उनका क्या मानना था, कुतर्कवादियों का क्या मानना था कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ हो जाएंगे, समाज में अनर्थ हो जाएंगे, घर गृहस्थी में क्लेश होने लगेंगे, ऐसा उनका मानना था। तो क्या कहा लेखक ने, आइए देखते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क देते हुए कहते हैं, उन्होंने क्या कुतर्क दिए, तर्क क्यों कहे हम, कुतर्क दिए। उन्होंने क्या कहा कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। उनकी इस दलील का द्विवेदी जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक खंडन किया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ बेटा, कि जो वास्तविक रूप में व्यवहार कुशल होते हैं, विनम्र होते हैं, उनके समक्ष कोई कैसे भी व्यवहार करे, वे उसका जवाब विनम्रता पूर्वक ही देते हैं। और इसका पूर्ण रूप से भली भांति अनुमान लगाया जा सकता है कि सामने वाला क्या है, सामने वाला कितना शिक्षित है और कितना विनम्र है। ऐसा नहीं है कि जिसने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ठीक है, कभी कभी राई का पहाड़ और तिल का ताड़ बनते हुए देर नहीं लगती, अतः हमें अपने स्वभाव में शालीनता तो अपनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर द्विवेदी जी ने वही परिचय दिया है। उन्होंने खंडन तो किया है लेकिन विनम्रता पूर्वक। वे कहते हैं कि यदि स्त्रियों के द्वारा किए गए अनर्थ उनकी शिक्षा के कारण हैं, तो पुरुषों के द्वारा बम फेंकने, रिश्वत लेने, चोरी करने, डाके डालने, नरहत्या करने जैसे कार्य भी उनकी पढ़ाई के ही दुष्परिणाम है या कुपरिणाम है। कितना अच्छा तर्क दिया उन्होंने कि यदि ठीक है, मान लेते हैं, द्विवेदी जी ने कहा कि हम मान लेते हैं कि यदि स्त्रियां शिक्षित होंगी तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक है, मान लिया। लेकिन जो पुरुषों द्वारा अनर्थ हो रहे हैं, जैसे कितना अच्छा उन्होंने तर्क के साथ यहाँ उत्तर दिया है कि जो पुरुषों द्वारा अनर्थ हो रहे हैं, क्या क्या, रिश्वत लेना, चोरी करना, डाका डालना, नरहत्या करना, तो क्या ये भी शिक्षा का ही परिणाम है? क्योंकि आपके अनुसार, अर्थात कुतर्कवादियों के अनुसार, तो पुरुष समाज शिक्षित है, तो शिक्षित होने पर ये सब करना भी मतलब शिक्षा का ही दुष्परिणाम हुआ, कुपरिणाम हुआ। यदि स्त्रियों को शिक्षित करने से समाज में अनर्थ हो रहे हैं, होंगे, उनका ये मानना था कि होंगे, यदि स्त्रियां पढ़ेंगी तो समाज में अनर्थ होंगे,
तो उन्होंने कहा, लेखक ने कहा कि जो समाज में अनर्थ हो रहे हैं पुरुषों द्वारा, तो क्या वो शिक्षा का ही परिणाम है, दुष्परिणाम है, कुपरिणाम है? ठीक है, समझ आया? ऐसे में इस अपराध को ही समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय और पाठशालाएं बंद करवा देना चाहिए। यदि शिक्षा ही समाज में अनर्थ फैलाती है तो फिर तो विद्यालय, विश्वविद्यालय सब बंद ही करवा देना चाहिए, यदि ऐसा होता है तो, उन्होंने ये कहा। ठीक है, इसके अलावा दुष्यंत द्वारा शकुंतला से गंधर्व विवाह करने और बाद में शकुंतला को भूल जाने से शकुंतला के मन में कितनी पीड़ा उत्पन्न हुई होगी, यह तो शकुंतला ही जानती है। ऐसे में उन्होंने दुष्यंत को जो कटु वचन कहे, यह उनकी पढ़ाई का कुफल नहीं बल्कि उनकी स्वाभाविक युक्ति थी। समझ में आया? यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला को भी शामिल किया है लेखक ने कि किस तरह से उनको जब वो गंधर्व विवाह हुआ था, कहानी है शकुंतला और दुष्यंत की। ठीक है, तो यदि उन्होंने जो बात कही थी या तर्क दिए थे, तो इस तरह का तर्क शकुंतला, क्या एक अशिक्षित नारी या अनपढ़ नारी इस तरह से तर्क दे सकती है? अपने आप को सही प्रमाणित करने के लिए इतने अच्छे शब्दों में तर्क दे सकती है? यदि वो शिक्षित नहीं होगी, यदि उसके पास बुद्धि बल नहीं होगा तो नहीं दे सकती। फिर यहाँ पर कुतर्कवादियों को कर दिया उन्होंने चुप, क्योंकि उनके जो प्रमाण यहाँ पर देखने को आ रहे हैं, तो वहां पर फिर ऐसे अकाट्य तर्क दिए लेखक ने कि कुतर्कवादियों की बोलती बंद कर दी। समझ आया बच्चों? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है, जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, ना वे पढ़ती ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को इस निबंध में से छांटकर समझिए और लिखिए। लेखक ने, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको सुनिए, फिर से मैं पढ़ती हूँ कि क्या कहा है लेखक ने। कुछ व्यंगों का सहारा लिया है। कभी कभी कहते हैं ना कि व्यंगों का सहारा लेने से या मुहावरे या लोकोक्तियों का सहारा लेने से बात जो है अधिक समझने योग्य बन जाती है। तो यहाँ पर वही आया है। क्या आया है कि यह सब पापी पढ़ने का ही अपराध है। मतलब अभी अभी हमने देखा ना, इससे पहले वाले प्रश्न में देखा कि कुतर्कवादियों का क्या मानना था कि स्त्रियां पढ़ेंगी तो अनर्थ होगा। तो उन्होंने कहा कि जो समाज में पुरुषों द्वारा अनर्थ हो रहा है, इसका मतलब शिक्षा का दुष्परिणाम है। यदि शिक्षा से ही अनर्थ होते हैं तो फिर तो स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब बंद करवा देना चाहिए। आप ऐसे अन्य अंश को देखिए, समझिए। ठीक है, निबंध में से क्या कहा? स्त्री विरोधियों के कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। उनमें से कुछ व्यंग निम्नलिखित हैं। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थीं? उनकी संस्कृत क्या कोई संस्कृत थी? देखिए, उत्तर रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। उत्तर रामायण पता है ना आपको, जब श्री राम द्वारा रावण का वध करके अयोध्या में राजपाट संभाल लिया जाता है, उसके बाद माता सीता को वनवास दिया जाता है, वो उत्तरकांड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिया है। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतु बंधु महाकाव्य और कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत भाषा में बनाए हैं, वे अनपढ़ और गंवार थे क्या? वे तो हिंदी के प्रसिद्ध अखबार से संपादक को भी अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि जो सेतु बंधु महाकाव्य और कुमार पाल चरित ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में बनाए, जो प्राकृत भाषा थी, जो उस समय की बोलचाल की भाषा थी, आपको याद होगा जस्ट इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बोला था ना, आपको बताया था कि उस समय प्राकृत भाषा ही बोलचाल की भाषा थी। और साथ ही साथ उस भाषा में हमें हमेशा अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए जो सबको समझ में आए। हम अपने विचारों को यथावत दूसरों तक पहुंचा पाएं, वही शिक्षा होती है। ऐसा नहीं कि हमें जो आता है, हम अपने आप में कितने बखूबी या कितने शिक्षित हैं, ये मायने नहीं रखता बेटा। मायने ये रखता है कि यदि हम एक हैं जो दूसरों को कुछ समझाने आए हैं, तो हमें वो काबिलियत होनी चाहिए कि हम अपने शब्दों को दूसरों के दिमाग तक पहुंचा सकें और वो समझ सके। तो उस समय प्राकृत भाषा का बोलचाल था, बोलबाला था, तो वो प्राकृत भाषा द्वारा
प्रसिद्ध अखबार से संपादक को भी अनपढ़ मान लिया जाए क्योंकि प्राकृत भाषा में लिखा था। क्योंकि कुतर्कवादियों ने क्या माना कि जो प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे वे अशिक्षित थे या अनपढ़ थे। पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नाम उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। ऐसा पाठ में लिखा है। इस तर्कशास्त्रज्ञता और न्यायशीलता की बलिहारी, यस, उन्होंने ये कहा है कि स्त्रियों को ये सब क्या क्या मूर्ख, अनपढ़, तो भाई बलिहारी है आपके विचार धन्य हैं व्यंग्यात्मक तरीके से। ठीक है, जैसे आपने याद होगा कि हमारा जब काव्यखंड चल रहा था कि गोपियों ने उद्धव से किस प्रकार से व्यंग्यात्मक कहा था ना कि आप तो बड़े भाग्यवान हैं। तो भाग्यवान कहने के पीछे उनका सही अर्थ क्या था कि वे अभागे हैं। तो यहाँ पर वही है, इस तर्कशास्त्रज्ञता और न्यायशीलता की तो बलिहारी है। मतलब मानना पड़ेगा कि किस तरह के लोग हैं वहाँ। ओके, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष का घूट, पीयूष अमृत। उन्होंने यही कहा है कि शिक्षा यदि शिक्षित करती है, शिक्षा समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो पुरुषों के लिए शिक्षा लाभकारी है, अमृत का काम करती है, और वही शिक्षा स्त्रियों के लिए क्यों विष का कार्य करती है? ऐसा कैसे हो सकता है? यदि शिक्षा सही है तो वो पुरुषों को दी जाए या स्त्रियों को दी जाए, शिक्षा तो भला ही करेगी ना। तो फिर ये जो कुतर्कवादियों ने जो अपने मत प्रस्तुत किए थे वो किस आधार पर किए थे? उनको क्या डर था, क्या भय था कि कहीं स्त्रियां उनसे आगे ना निकल जाए? क्या ये इस तरह का भय था? तो यहाँ पर इतने सारे तर्क और व्यंग्यात्मक तरीके से अपने मत को रखकर लेखक ने ये प्रमाणित कर दिया है कि वो जो कुतर्कवादी थे या पुरातन पंथी थे वे कितनी निम्न सोच रखते थे। ठीक है, कितनी निम्न विचारधारा के थे। अगला प्रश्न, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न वही आ गया कि प्राकृत भाषा पुरातन पंथी या कुतर्कवादियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना अनपढ़ होना मान लिया जाता था। उनके अनुसार जो संस्कृत बोलेगा वही शिक्षित है, उनके अनुसार। लेकिन यहाँ पर लेखक ने कितने सारे उनका जो मत दिए हैं कि संपादन होता था, है ना। जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया प्राकृत भाषा में, तो क्या वे अनपढ़ थे? आइए देखते हैं और क्या कहा है। पुराने समय में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस समय प्राकृत प्रचलित और लोक व्यवहृत भाषा थी। प्राकृत समझ रहे हैं, व्यवहार की भाषा थी, क्षेत्रीय भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी। भवभूति और कालिदास के नाटक जिस समय लिखे गए उस समय शिक्षित समुदाय ही संस्कृत बोलता था, शेष लोग प्राकृत बोलते थे। शाक्य मुनि, भगवान बुद्ध और उनके चेलों द्वारा प्राकृत में उपदेश देना, बुद्ध एवं जैन धर्म के हजारों ग्रंथों का प्राकृत में लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि प्राकृत उस समय की लोक प्रचलित भाषा थी। प्राकृत भाषा ही प्रचलन में थी, इसलिए प्राकृत भाषा द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना अनपढ़ होने का सबूत तो नहीं है। फिर ऐसे में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत भला कैसे हो सकता है? लेखक ने फिर अपने मत द्वारा कुतर्कवादियों की तर्क का खंडन कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। ठीक है, तर्क सहित उत्तर दीजिए कि उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री और पुरुष दोनों की समानता को बढ़ाते हों। अब यहां पर जो कुतर्कवादी थे या पुरातन पंथी थे, उनका क्या मानना था कि पुरुष वर्चस्व बना रहे, स्त्रियों को सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवारी में ही कैद किया जाए। उनका मानना था कि स्त्रियां घर के अंदर रहकर घरेलू कामकाज, बच्चों का पालन पोषण बस यही करें ताकि हमारी सत्ता, हमारी अथॉरिटी जमी रहे। यदि लड़कियां घर से बाहर गईं और विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की तो कहीं ऐसा ना हो कि वे हमसे तर्क वितर्क करने लगें,
तो अभी जो हम उनको चुप करा देते हैं कि ऐसा ही होता है शिक्षा के, अभी तुम अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, और वो चुप हो जाती हैं। लेकिन यदि वे पढ़ लिख गई तो वे तर्क का वितर्क और कुतर्क भी देंगी, अपने अपने विचारों को भी प्रस्तुत करेंगी, व्यक्त करेंगी। तो ये डर था। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री और पुरुष को समानता दिखलाते हैं या उनकी समानता का बढ़ाते हैं। ठीक है, हर परंपरा अपने काल, देश और परिस्थिति के अनुसार प्रासंगिक रहती है, परंतु बदलते समय के साथ उनमें से कुछ अपनी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता खो बैठती है। देखिए बेटा, समय जब जब बदलता है कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं, आते ही हैं, आना ही चाहिए। यदि मान लीजिए कि 1993, 1995 या 2000 की हम बात करें, तो जिस समय का समाज उस समय वैसा था, यदि आज भी वैसा ही हो तो फिर क्या मतलब हुआ विकास का, क्या मतलब हुआ प्रगति का, क्या अर्थ हुआ उन्नति का? कुछ बदलाव तो आने ही चाहिए ना। तो यहाँ पर वही लिखा है कि परंतु बदलते समय के साथ उनमें कुछ अपनी उपयोगिता के अनुसार और अपनी प्रासंगिकता खो बैठती हैं। इन्हीं में से एक थी पुरुष और स्त्रियों की शिक्षा में भेदभाव करने की परंपरा। जोर शोर से थी, चरमोत्कर्ष पर थी। पुरुष कभी नहीं चाहते थे कि स्त्रियां विद्यालय जाएं या फिर शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, इसके कारण स्त्री पुरुष की स्थिति में असमानता उत्पन्न होने के अलावा बढ़ती ही जा रही थी। असमानता तो थी ही, समानता नहीं थी। स्त्रियों को यहां रखा जाता था, पुरुष अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे थे, संस्कृत बोलते, बुद्धिजीवी कहलाते, और स्त्रियों को समाज में किसी भी कार्य में शामिल नहीं करते थे। उनका मानना था कि सिर्फ और सिर्फ घर में चार दीवारी में रहकर उनका कार्य है बच्चों का पालन पोषण करना, दैट्स इट। इसके अलावा कोई कार्य नहीं करेंगी स्त्रियां। ठीक है, तो अब ये असमानता तो थी, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि शिक्षा देने से या विद्यालय जाने से उनको रोका जाता था। ठीक है, अतः इसे त्याग कर ऐसी परंपरा अपनाने की आवश्यकता थी जो दोनों में समानता पैदा करे। ठीक है, असमानता बढ़ती जा रही थी, भेदभाव बढ़ता जा रहा था, पुरुष वर्चस्व फैलाते जा रहे थे, स्त्रियों को निम्न दर्जे में रखा जा रहा था। तो क्या होना था कि इस तरह की परंपरा का त्याग करना आवश्यक हो गया था। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया था। तो कुछ महान विचारक, कुछ महान लेखक, कुछ महान साहित्यकार जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जैसे आए और उन्होंने इस तरह की रचनाएं की जिससे समाज में जागृति फैली। लेखन या रचनाएं या कविताएं जन जन तक पहुंचाई गईं ताकि स्त्रियों को भी अपने अस्तित्व का भान हो, अपने अस्तित्व का ज्ञान हो, और वे सिर्फ कैद ना रहें घर में ही, उनको भी पूर्ण आजादी हो अपने विचारों को व्यक्त करने की, अपना अस्तित्व निर्माण करने की। समझ आया बच्चों? शिक्षा वह साधन है जिसका सहारा पाकर स्त्रियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं और लगभग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। आज देखिए समाज, प्राचीन युग में क्या सोचा गया था और आज वर्तमान में क्या हो रहा है, आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, अतः लड़का लड़की में भेदभाव ना करने, उनके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा तथा अवसरों में समानता देने की स्वस्थ परंपरा अपनानी चाहिए तथा स्त्री पुरुष में समानता बढ़नी चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए। इस तरह का उन्होंने यहाँ पर हम सबको समझाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। क्या आपने अभी ये पाठ पढ़ा, तो क्या आपको लगता है कि तब की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में अंतर है? क्या अंतर नजर आ रहा है? क्या पहले की जो विचारधारा थी, क्या आज भी कहीं ना कहीं वैसी विचारधारा है या एकदम से परिवर्तित हो गई है सकारात्मक रूप से? क्या आपको कहीं ऐसा लगता है कि आज भी लड़कियों को या स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने से रोका जाता है, या घर के बाहर कार्य करने से रोका जाता है, या सिर्फ उनको घर की चार दीवारी में ही कैद करके रखा जाता है? क्या इस तरह का कुछ अभी आपके आसपास या वातावरण में ऐसा नजर आता है या परिवर्तन आए हैं?
नहीं। आइए देखते हैं लेखक के अनुसार, तब अर्थात प्राचीन भारत और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त अंतर है ना। उस समय शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, है ना, आश्रम में रहते थे शिष्य, गुरु उनको शिक्षा प्रदान करते थे, जहां शिक्षा रटने की प्रणाली थी। बिल्कुल प्रचलन था किसका, रोट लर्निंग पर, रटने की प्रणाली। इसके साथ उनमें उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करने पर जोर दिया जाता था। मानव मूल्यों का विकास किया जाता था, ये बात बहुत अच्छी थी, है ना, ताकि वे बेहतर इंसान और समाज उपयोगी नागरिक बन सकें। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में रटने के बजाय समझने पर जोर दिया जाता है। आज की शिक्षा पुस्तक ये बनकर रह गई है, जिससे मानवीय मूल्यों का उत्थान नहीं हो पा रहा है। शिक्षा की प्रणाली रोजगार परक न होने के कारण यह आज बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। लेकिन यदि हम देखें तो इसमें अब और भी परिवर्तन आ गए हैं, ठीक है, और भी परिवर्तन आ गए हैं। जैसे ये हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कई वर्षों पुराना है, ये तब का लिखा गया है, तब के और आज की यदि हम स्थिति देखें उसमें और भी अधिक सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। आज न केवल शिक्षा रोट लर्निंग पर आधारित है या रटने की विद्या पर आधारित है, न केवल किताबी ज्ञान पर ही आधारित है, न केवल पुस्तक तक सीमित रही है, बल्कि हर एक बच्चे को, हर एक विद्यार्थी को अपनी कला के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की भी स्वतंत्रता है। ना केवल किसी खास या एक पर्टिकुलर विषय को चुनकर ही बच्चा अपना अस्तित्व या अपना भविष्य निर्माण कर सकता है, बल्कि बच्चे की जो रुचि है वो रुचि के अनुसार, चाहे वो खेल हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे कला हो, कोई भी विषय चुनकर बच्चा अपने भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो प्राचीन समय में एकदम अलग, उसके बाद कुछ इस तरह की स्थिति थी, और यदि हम आज की बात करें तो आज बहुत 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 परिवर्तन आए हैं। पहले शिक्षा थी, आपने सुना होगा ना, टीचर सेंट्रिक, है ना, शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, लेकिन आज है चाइल्ड सेंटर्ड, है ना। तो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, किस तरह की जो शिक्षा नीति है उसमें बहुत परिवर्तन आए हैं। बच्चे को अपनी स्वतंत्रता अनुसार विषय चुनने का अधिकार है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? क्या उनका यह निबंध खुली सोच, एकदम स्वतंत्र सोच पर आधारित है? क्या आपने जब पाठ ये पढ़ा था या आप सुन रहे थे, क्या आपको लगा कि उस समय के होते हुए भी द्विवेदी जी की विचारधारा खुली थी, स्वतंत्र थी? क्या आपको ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी वर्तमान के व्यक्ति ने रचना की हो? लगा ना? नहीं लगा ना? ऐसा जो कुछ कुतर्कवादी या पुरातन पंथियों की जैसी विचारधारा थी वैसी लेखक की विचारधारा नहीं थी। क्योंकि बेटा कहा जाता है ना कि हर समय, चाहे वो सतयुग, कलयुग, त्रेता युग या द्वापर, कभी की हम बात करें तो हर समय कुछ ना कुछ अच्छे कार्य भी होते थे, कुछ बुरे कार्य भी होते थे। कहीं पर समाज में निम्न कैटेगरी के लोगों को, एकदम श्रेणी के लोगों को नीचे निम्न दर्जे में रखा जाता था, उनको छुआछूत आदि बिल्कुल दूर रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज में परिवर्तन आते गए और हम सब इस बात से स्वतंत्रता पूर्वक आगे बढ़ते गए, ठीक है। तो आइए देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों तथा कुतर्क प्रस्तुत करने वालों पर व्यंग तथा उनकी सोच में बदलाव लाने का प्रयास है। द्विवेदी जी ने देखा कि समाज में स्त्री की दीनहीन दशा का कारण शिक्षा की कमी है। यह कमी समाज का तथाकथित सुधार करने का ठेका लेने वालों की देन है। ये तथाकथित समाज सुधारक तथा उच्च शिक्षित लोग स्त्रियों को पढ़ने से रोकने की कुचाल रचे बैठे हैं और स्त्री शिक्षा में आड़े लगाते हैं या अड़ंगे डालते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर यही बताया है कि किस तरह से उन्होंने, जो कुतर्कवादी थे, जो नहीं थे पुरातन पंथी, वे चाहते थे कि स्त्रियां बिल्कुल चुपचाप रहें, यदि पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी तो हमसे विचार तर्क वितर्क करेंगी, फिर हमारा क्या होगा? जो आज हम धाक जमा कर बैठे हैं उसका क्या होगा? इसलिए वे अपने किसी न किसी डर के कारण स्त्रियों को शिक्षा देने से ही दूर रखते थे या शिक्षा प्रदान नहीं करते थे। लिखा है ना, यह कमी समाज का तथाकथित सुधार करने का ठेका लेने वालों
उनका क्या मानना था कि ये जो पुरातन पंथी थे, है ना, जो कुतर्कवादी थे, उनका क्या मानना था कि हम समाज के ठेकेदार हैं और हम ही समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे, हम यदि चुपचाप बैठ गए तो समाज का क्या होगा। इसलिए उन्होंने कहा है तथाकथित ठेकेदार, जो अपने आप को मानते थे कि हम हैं, समाज को हम ही तो चलाते हैं, स्त्रियां तो कुछ नहीं करती हैं। इस तरह से तथाकथित ठेकेदारों की देन है। ये तथाकथित समाज सुधारक तथा उच्च शिक्षित लोग स्त्रियों को पढ़ने से रोकने की कुचाल रचे बैठे थे। बिल्कुल ये कुचाल, चाल और कुचाल समझ रहे हैं बेटा, नकारात्मक कुचाल, चाल नहीं, चाल रची है, क्या चाल, इस तरह से। तो यहाँ पर उन्होंने ये विचार बनाकर बैठ गए थे कि स्त्रियों को तो शिक्षा नहीं दिलवाएंगे, स्त्रियों का काम सिर्फ चार दीवारी में ही है और हमारी सत्ता हमेशा बनी रहे, इसलिए हम ही शिक्षित कहलाएंगे, ठीक है। और स्त्री शिक्षा में अड़ंगे डालते रहे, उनके शिक्षा के आड़े आते रहे, उनको शिक्षित होने से रोकते रहे। ऐसे लोग के हर कुतर्क का जवाब देते हुए द्विवेदी जी ने पौराणिक और रामायण से जुड़े उदाहरण ही नहीं पेश किए, वरन स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता और आवश्यकता पर जोर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि यह निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। समझ आया? उस समय जबकि समाज में पुरुष वर्चस्व छाया हुआ था और पुरुष स्त्रियों को निम्न दिखाने में ही लगा हुआ था, उस समय लेखक ने इतने महानता का कार्य किया। उस समय उन्होंने स्त्रियों को समाज में समान दर्जा दिलवाने का कार्य किया अपनी रचना के माध्यम से। ये तो काबिले तारीफ है, ठीक है। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए कि जो निबंध उन्होंने ये लिखा है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, तो उनकी भाषा शैली कैसी है? आपको क्या उनके शब्द, उनकी भाषा, उनके वाक्य, उनके व्यंग सब आसानी से समझ में आए, या कहीं हमें लगा कि नहीं कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए था, कुछ तो थोड़ी भाषा आसान होनी चाहिए थी, या हमें ऐसा लगा कि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है? आइए देखते हैं आपके अनुसार क्या लगा आपको। क्या द्विवेदी जी की भाषा, जो उन्होंने ये निबंध लिखा, हम समझ सकते हैं उनकी भाषा को? कुछ ऐसे शब्दों का तो उपयोग नहीं हुआ जो हम ना समझ सकें या हमारे समझने योग्य ना हो? हाँ, आइए। द्विवेदी जी की गणना एक और जहां उच्च कोटि के निबंधकारों में की जाती है, वहीं उन्हें भाषा सुधारक भी माना जाता है। समझ में आया? जिसे स्वयं भाषा सुधारक की उपाधि मिली हो, उसकी भाषा शैली कैसी होगी? उन्होंने अपने अथक प्रयास से हिंदी को परिष्कृत करते हुए सुंदर रूप प्रदान किया। व्याकरण की देन इन्हीं की है, ठीक है। उनकी भाषागत विशेषता में प्रमुख है संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। उनकी रचना में आम बोलचाल के शब्दों के अलावा उर्दू के शब्द भी हैं, ठीक है। उनके लंबे वाक्य भाषा में कहीं भी बोझिलता नहीं आने देते, जबकि वाक्य कितने लंबे लंबे हैं। आप देखिए, जरा ध्यान दीजिए फिर से पाठ्य पुस्तक पर या यहीं पर कि पूर्ण विराम, अल्प विराम बहुत डिस्टेंस के बाद है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि कितना लंबा वाक्य है। हम उसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि उनके लंबे वाक्य भाषा में कहीं भी बोझिलता, बोझिलता समझते हैं, ओह अब नहीं पढ़ना, बोझिल हो जाते हैं हम एकदम, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। उनकी भाषा में भावों की अभिव्यक्ति में पूरी तरह सफल हुई है। भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने शब्दों से हमें अपनी भावनाओं से जोड़ा है। वे जो कहना चाहते थे हम वही समझ पा रहे हैं। ये भावनात्मक जुड़ाव होता है, ये भावनात्मक बंधन होता है कि जो लिखा है यदि हम पढ़कर उसी भावना में चले जाएं, अर्थात रचना भावना प्रधान है, और ये ऐसा हुआ है, ठीक है। उनकी भाषा में, ठीक है, अभिव्यक्ति की पूरी तरह सफल हुई है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सजीव होती है। ऐसा लगता है कि कहीं दृश्य चल रहा हो, ना केवल लिखा है बल्कि दृश्यात्मक तरीके से हम कोई नाटक देख रहे हो, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, ठीक है। उनकी व्यंग्यात्मक शैली इतनी प्रभावशाली है कि पाठकों के अंतर्मन को छू लेती है।
उनके व्यंग्यात्मक शब्द, उनकी व्यंग्योक्ति इतनी उच्च कोटि की है कि पाठक, पाठक मीन्स पढ़ने वाले, हम जो पढ़ रहे हैं हम सब पाठक हैं, तो उनके हृदय को, अंतर्मन को छू लेती है, क्योंकि वो सीधे यहां पर जाती है। जिस भावना को लेकर उन्होंने रचना की, उसी भावना के अनुसार हम पढ़ पा रहे हैं और उसी भावना के आधार पर हम उसको समझ रहे हैं। अर्थात वो कितने उच्च कोटि के रचनाकार थे। पहला प्रश्न, लेखक नारी और नर के बीच कैसा संबंध मानता है? भगवान और भक्त का, मानव और मानवी का, देव और देवी का, दासी और स्वामी का। लेखक के अनुसार हमें बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस तरह का नर और नारी के बीच संबंध माना है। क्या भगवान भक्त का होना चाहिए, भगवान और भक्त का, नर और नारी के बीच में, या फिर मानव और मानवी का, या देव और देवी का, या दासी या स्वामी का? उनके अनुसार बताना है हमें, क्या माना है? आइए देखते हैं। यस, मानव और मानवी, ना कोई भक्त है ना कोई स्वामी है, ठीक है, ना कोई भगवान है ना कोई देवी है ना कोई देव है। क्यों ऐसा? मानव और मानवी भाई समान है दोनों। लेखक ने हमेशा नर और नारी को समान माना है, इसलिए यहां पर मानव और मानवी ही सही आंसर है। ठीक है, आगे, वेद मंत्रों में स्त्रियों का योगदान क्या सिद्ध करता है? यस, आपने पढ़ा है, आपने सुना है, तो आप उत्तर दे पाएंगे। स्त्रियां पुरुषों से अधिक पढ़ी लिखी थीं। ईश्वर स्त्री शिक्षा का समर्थक है क्योंकि वेद ईश्वरकृत हैं। स्त्रियों के बिना वेदों की रचना नहीं हो सकती थी, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लिया करिए। जब भी चौथा ऑप्शन आए ना कि उपर्युक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं, तब आपको और ध्यान से ऑप्शंस पढ़ लेना चाहिए। ध्यान से देखिए, स्त्रियां पुरुष से अधिक पढ़ी लिखी थीं, या ईश्वर स्त्री शिक्षा का समर्थक था क्योंकि उन्होंने वेद ईश्वरकृत हैं। स्त्रियों के बिना वेदों की रचना नहीं हो सकती थी, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या लग रहा है आपको? क्या माना, क्या सिद्ध किया? यदि वेद मंत्रों में स्त्रियों का योगदान था तो वो क्या सिद्ध करता है? क्या लग रहा है आपको? यस, ईश्वर स्त्री शिक्षा का समर्थक है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने वो सुना होगा ना, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, है ना, कि हम जो नारी की पूजा, या जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता वहां देवता भी वास नहीं करते हैं। देवी स्वरूपा है, माँ, भगवती, नारी, स्त्री, लड़की, इसलिए यहां पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। लेखक ने सुशिक्षित लोगों के किस व्यवहार पर चिंता प्रकट की है? जो स्वयं को सुशिक्षित कहते हैं लेकिन उनका व्यवहार कैसा है, तो किस तरह से लेखक को उस बात पर चिंता हुई? भ्रष्ट और हिंसक, जिद्दी और गुस्सैल, सनकी, या इनमें से कोई नहीं? शिक्षित तो हैं, लेकिन कैसा है उनका व्यवहार जिसके कारण लेखक ने चिंता व्यक्त की है अपनी? बताइए। आया था ना एक पैराग्राफ बहुत अच्छा, कि यदि शिक्षा का परिणाम अनर्थ है, स्त्रियों की शिक्षा का परिणाम समाज में अनर्थ हो रहा है, तो जो अनर्थ समाज में हो रहे हैं पुरुषों द्वारा, वो भी शिक्षा का ही दुष्परिणाम होना चाहिए। देखिए, उस आधार पर देखते हैं। यस, भ्रष्ट और हिंसक, जो अपने आप को कहते तो शिक्षित हैं लेकिन उनके जो कर्म हैं वो भ्रष्ट हैं, उनके जो कार्य हैं वो हिंसक हैं। ठीक है, पुराने समय में स्त्रियां बोलचाल के लिए किस भाषा का प्रयोग करती थीं? संस्कृत, उर्दू, हिंदी या प्राकृत? प्राकृत, अरे वाह, आइए देखते हैं। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? पता है ना आपको, श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया था। कब? जब रावण का वध करने के बाद अयोध्या में आए थे, राज्याभिषेक हुआ, परंतु कुछ जो अयोध्या वासी थे, कुछ नागरिक थे, उनकी जो सोच थी वो निम्न कोटि की थी। उनका मानना था कि रावण उनको हर कर ले गया था, फिर भी राजा राम ने इनको अपना लिया, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा भी दी, परंतु फिर भी, अब देखिए, आप बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? राम ने सीता का परित्याग क्यों किया?
क्या झूठ बोलने पर, चोरी करने पर, कुल मर्यादा के कारण, या लोगों के कहने में आकर? राजा थे, समाज की परवाह करनी थी, क्या इस कारण से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी सीता, जो कि स्वयं राम को पता था कि सीता सही है, फिर भी उनका उन्होंने त्याग कर दिया और उनको वनवास भेज दिया था? लव कुश कांड, यदि रामचरितमानस के उत्तर रामायण से आप परिचित हैं तो सीता रही थी, है ना? एक वो भी था ना कि हम वन के रहने वाले, गुरु वाल्मीकि ने पाले, हमको नहीं है पिता का ज्ञान, लव कुश है नाम हमारा। तो लव कुश का जन्म भी कुटी में ही हुआ था, वन में ही हुआ था। सीता जी का त्याग कर दिया था, है ना? तो किस कारण से किया था? झूठ बोलने पर, चोरी करने पर, कुल मर्यादा के कारण, या लोगों के कहने में आने पर? क्या था? लोगों के कारण, क्या प्रजा के कारण? यस, ये यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो श्री राम ने ये अच्छा नहीं किया था, लेकिन उस समय उन्होंने उन पर उंगलियां उठाई जा रही थी कि कैसा राजा है, जो राजा ऐसा होगा तो प्रजा कैसी होगी, इसलिए उन्होंने सीता का त्याग कर दिया और उनको जंगल में भेज दिया। अगला प्रश्न, पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है? उत्तर को ध्यान से पढ़ा कीजिए। कभी कभी हम जल्दी से पढ़कर क्या प्रश्न अनुमान लगाते हैं कि पढ़ने लिखने से किसका संबंध है, लेकिन प्रश्न में लिखा है पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है? समझदारी का, शिक्षित होने का, पाप का, या चरित्र का? यस, अनुमान लगाइए बेटा। समझदारी का क्या पढ़ने लिखने से संबंध है? यस। शिक्षित होने का, ऑफ कोर्स। चरित्र का, कहीं ना कहीं। पाप का, आई डोंट नो, आप बताइए। ओके, पाप का। पाप और पुण्य की अवधारणा शिक्षा या अशिक्षा पर आधारित नहीं होती है, कर्मों पर आधारित होती है, ठीक है? लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली संतोषजनक है, संशोधन योग्य है, अच्छी है या बुरी है? जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, उस समय की बात कर रहे हैं जब लेखक ने ये पाठ लिखा होगा, जब इस पाठ्यक्रम की रचना की गई होगी, ठीक है? तो जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है? क्या संतोषजनक है, या फिर संशोधन, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है, या फिर बहुत अच्छी है, या फिर बुरी है? बताइए, आपके अनुसार क्या लगता है आपको कि जो निबंध अभी हमने पढ़ा महावीर जी का, क्या उस तरह की शिक्षा संतोषजनक थी, या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी, या कुछ संशोधन आवश्यक है? उसमें संशोधन मीन्स कुछ तो सुधार आवश्यक है। यस, बहुत सही कहा बेटा आपने, यही उत्तर होना चाहिए। आइए देखते हैं, बहुत सही, वेरी नाइस। लेखक स्त्रियों को ककहरा पढ़ाना, ककहरा मतलब समझते हैं? पहाड़ा पढ़ते थे हम हिंदी में, आपको पता है, जैसे आप टेबल्स पढ़ते होंगे, आपने पहाड़े पढ़े होंगे। पहाड़े जानते हैं? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 दम 20। इस तरह से ककहरा मीन्स पहाड़ा। तो लेखक स्त्रियों को ककहरा पढ़ाना पाप समझते हैं, पाप समझने वालों के विरोधी हैं, पाप नहीं समझते हैं, या पाप समझने वालों के समर्थक हैं? क्या लगा आपको? लेखक के अनुसार ककहरा पढ़ना क्या पाप होता है, या जो पाप समझते हैं उनका विरोध करने वाले हैं लेखक, या फिर पाप नहीं समझा, या उनके समर्थक हैं? विरोधी हैं। ओके, देखते हैं। बहुत सही, ये हुई ना बात। यदि हम पाठ को सुनेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, यदि उससे संबंधित हमारे पास जानकारी है तो उत्तर सही जाएगा। वेरी नाइस, वेल डन बच्चों, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्त्रियों ने किसकी रचना भी की है? स्त्रियों ने किसकी रचना भी की है? कहानियों की, लेखों की, कविताओं की, या वेद मंत्रों की? उस समय निबंध के अनुसार बताइए कि स्त्रियों ने किसकी रचना की है? क्या वेद मंत्रों की रचना की थी, कविताओं की थी, लेखों की थी, या कहानियों की थी? शामिल हुई थी स्त्रियां? याद कीजिए, एक पैराग्राफ हमने पढ़ा था जिसमें कुछ इससे संबंधित आया था। क्या लगता है आपको? वेद मंत्रों की? आई डोंट नो, चेक कर लेते हैं। यस, राइट, वेरी गुड। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध, शकुंतला और दुष्यंत, ठीक है, स्वाभाविक है,
पाप है, गलत है या अस्वाभाविक है? क्या शकुंतला ने जो क्रोध दुष्यंत पर किया वो स्वाभाविक था? कैसा? आपको कहानी पता है, शकुंतला और दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया था, फिर कई वर्षों तक क्या राजा जो दुष्यंत थे वो शकुंतला को छोड़कर चले गए थे। तो जब कभी मिले होंगे, एक अंगूठी ऐसा एक मछली के पेट में आ गई थी जो निशानी उन्होंने दी थी, फिर पता चला कि अच्छा ये उनकी अंगूठी है ना। हम कभी इसका विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो जब कभी मिले तो जो दुख या जो क्रोध शकुंतला ने दुष्यंत पर प्रकट किया वो स्वाभाविक है या नहीं करना चाहिए था, पाप कर दिया शकुंतला ने, या क्या किया, गलत है, क्यों किया, नहीं करना चाहिए था ना, कर दिया तो कर दिया दुष्यंत ने जो भी, या फिर अस्वाभाविक है? क्या लगता है आपको? स्वाभाविक है? लेट मी चेक। बहुत सही है ना, क्रोध उनका स्वाभाविक था क्योंकि राजा दुष्यंत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना ठीक है, पाप है, गलत है, यथार्थ है? बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना क्या ठीक है? यदि किसी का व्यवहार बुरा है तो उसको हम विद्यालय से जोड़ देंगे कि विद्यालय के कारण इसका स्वभाव बुरा है, या फिर पाप है, या फिर एकदम गलत है, या यथार्थ है, वास्तविकता है, सच्चाई है? क्या लगता है आपको? आइए, गलत है एकदम, क्योंकि किसी का बुरा व्यवहार या किसी का जो भी चरित्र आचरण वो विद्यालयों की उस पर नहीं होता है, विद्यालयों का परिणाम नहीं होता है। लेखक ने कहा था ना कि यदि स्त्रियों का या लड़कियों का शिक्षा प्राप्त करना समाज में अनर्थ फैलाता है तो जो पुरुषों द्वारा अनर्थ हो रहे हैं वे शिक्षा का ही कुपरिणाम है या दुष्परिणाम है। ठीक उसी पर आधारित ये प्रश्न है बेटा कि बुरे व्यवहार का संबंध क्या विद्यालयों से जोड़ना चाहिए? नहीं। व्यक्ति अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग अपना व्यवहार, अपना रवैया, अपना चरित्र निर्माण करता है, इसमें विद्यालयों का कोई दोष नहीं है। तो ये कहना एकदम गलत है, गलत है, गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की? सच बोलकर, आग में कूदकर, घर से निकलकर, या इनमें से कोई नहीं? सीता ने कोई परीक्षा दी थी? बोर्ड परीक्षा नहीं बेटा, अपने आप को सही साबित करने के लिए जब लंका से आई थी श्री राम के साथ तो कुछ हुआ था क्या? क्या हुआ था? सच बोलकर उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया कि मैं सच हूं, समाज गलत है, या आग में कूदकर अग्नि की परीक्षा दी थी उन्होंने, या घर से चली गई थी कि मुझे नहीं रहना, आप गलत कर रहे हैं, मैं तो सही हूं, मैं चली जाती हूं घर छोड़कर, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? आग में कूदकर, आइए चेक करते हैं। यस, सीता जी को जो पवित्रता की प्रत्यक्ष उदाहरण है उनको भी अपनी सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए अग्नि में कूदकर परीक्षा देनी पड़ी थी। ठीक है, वेद पुराणों के अनुसार। पाठ में किसके बारे में कहा गया है कि वह इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख सकी थी? यहां पर ये जो पढ़ी इस तरह से आएगा, है ना। पाठ में किसके बारे में कहा गया है कि वह इतना कम पढ़ी थी? अब बताइए। सॉरी, ओके, शकुंतला, कुंती, द्रौपदी या सुभद्रा? यस, शकुंतला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दलील का पर्यायवाची क्या है? एक दलील शब्द होता है ना कि उसने ये दलील दी, उसने वो दलील दी, तो उसका पर्यायवाची क्या है? सिनोनिम्स क्या है? दलाल, वकील, तर्क, या इनमें से कोई नहीं? दलील प्रस्तुत की गई, क्या होता है दलील का मतलब? तर्क। आइए चेक करते हैं। बहुत सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। लेखक स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, पक्षधर हैं, कट्टर समर्थक हैं या विचारक हैं? क्या लगा आपको? इस निबंध को पढ़कर, इस पाठ को पढ़कर, प्रश्न अभ्यास करके आपने क्या सुना, क्या समझा और क्या जाना कि लेखक क्या स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, या स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, या कट्टर समर्थक थे, या सिर्फ विचारक थे? क्या लग रहा है आपको? हाँ, दो सही लग रहे हैं। कौन कौन से? खा और गा। पक्षधर भी लग रहे हैं और कट्टर समर्थक भी लग रहे हैं। अब क्या होगा?
बताइए बताइए। यदि 2 ऑप्शन आपको सही लगते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? और अच्छे से गहन रूप से विचार करना होगा, पाठ्य पुस्तक को देखना होगा, वीडियो को फिर से देखना होगा कि जब ये बात चल रही थी इससे संबंधित तो उसका जवाब क्या हो सकता है। चेक करें क्या? आइए देखते हैं क्या इन दोनों में से ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से हो। चेक कर लेते हैं एक बार। पक्षधर थे। अब मैं बताती हूं कि आप कट्टर समर्थक हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं इसको, है ना बेटा? बताती हूं आपको, यहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। यहां पर लिखा है कि लेखक स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, पक्षधर या कट्टर समर्थक। कट्टर समर्थक की कोई बात नहीं है। जो पक्षधर होता है उसको बार बार, यदि कहते हैं ना कि यदि हम सही हैं तो हमें अपनी बात कहने के लिए कोई कसम या कोई सबूत लाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के सामने हमें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूं, सच में, इसकी कसम उसकी कसम, ये सारी बातें यहां पर नहीं रखना है। इन बातों को डिलीट कर दीजिए। हम सही हैं, आपको मानना है तो मानिए, यदि नहीं मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहां पर यदि बात है कि वे पक्षधर थे, पक्षधर के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। जो जिसका पक्षधर होता है उसका फिर वो समर्थन करता ही रहता है, ठीक है। चलते हैं आगे। प्रगल्भ क्या क्या अर्थ है? क्या आपने ये शब्द कभी सुना था? प्रगल्भ, प्रतिभावान, समझदार, विद्वान या इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं, इनमें से है कुछ। क्या है? प्रतिभावान है, समझदार है या विद्वान है। प्रगल्भ, कभी ये शब्द सुना है किसी के साथ? यदि आपने ये शब्द किसी के साथ सुना है तो तुरंत आप इसका हाँ सही आंसर दे सकते हैं। तो आपने सुना होगा प्रतिभावान, सुना है कभी? प्रगल्भ हैं, बहुत प्रतिभावान है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षा के संबंध में निम्न में से क्या होना चाहिए? स्त्री पुरुष की शिक्षा में भेद होना चाहिए, केवल पुरुष को शिक्षा मिलनी चाहिए, स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार सभी को एक समान नहीं होना चाहिए। हाँ, यहां पर नहीं और हाँ जरूर देख लिया करिए। कभी कभी हम पढ़ लेंगे शिक्षा का अधिकार सभी को समान होना चाहिए और हम इसको टिक कराएंगे, जबकि यहां लिखा है नहीं। हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है, अन्यथा हम सही करते हुए भी गलत टिक कर सकते हैं। यहाँ नहीं लिखा है स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं होना चाहिए, केवल पुरुषों को स्त्री शिक्षा में भेद होना चाहिए। देखिए इसमें और इसमें नहीं का अंतर है, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा है? क्या लग रहा है आपको? स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं होना चाहिए इज राइट, या फिर ये स्त्री पुरुष की शिक्षा में भेद होना चाहिए? नो। ओके, आइए चेक करते हैं बेटा। यस, वेरी वेल डन मेरे बच्चों। इसी तरह से पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर और अपने आप को एकदम अपडेट रखिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था ना उन्होंने? सरस्वती का, वीणा का, हंस का या इंद्रप्रस्थ भारती? किसका? जीवन परिचय आपने यदि सुना है, पाठ्य पुस्तक, ओके देख लीजिए, पेज पलट लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो इशू। और फिर बताइए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती, वीणा, हंस या इंद्रप्रस्थ भारती? बताइए जल्दी से। सरस्वती। ठीक है, आगे चलते हैं। कालकूट का शाब्दिक अर्थ क्या है? अमृत, यमराज का भोज्य पदार्थ, या विष, या एक तरह का प्रसाद? कालकूट। क्या लिखा था? शिक्षा स्त्रियों के लिए कालकूट और पुरुषों के लिए अमृत का घूंट। तो यहां पर यदि आपको वो सेंटेंस याद है या उसका अर्थ पता है तो आप तुरंत चुटकियों में उत्तर दे देंगे कि कालकूट का अर्थ विष। ओ वाह, क्योंकि सेंटेंस लिखा था कि यदि शिक्षा, कुतर्कवादियों का, पुरातन पंथियों का क्या मानना था कि शिक्षा स्त्रियों के लिए कालकूट है और पुरुषों के लिए अमृत का घूंट है। ये कौन सी बात हुई? कालकूट मतलब विष। चेक कर लेती हूं बेटा, बहुत सही जवाब, वेरी नाइस। उपेक्षा का क्या अर्थ है? यस, यहां पर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूंगी। आपने ये शब्द सुने होंगे, उपेक्षा और
अपेक्षा। ठीक है, क्या आपको इनके अंतर पता है बेटा? यहां पर सिर्फ उ और अ है, बाकी पेक्षा तो पेक्षा है। उपेक्षा और अपेक्षा का क्या अंतर होता है? अपेक्षा भी कई शब्दों में वाक्य के अकॉर्डिंग परिवर्तन लाते हैं अर्थों में, लेकिन इन दोनों में अर्थ अंतर क्या है? उपेक्षा का अर्थ होता है निंदा करना या बुराई करना। ठीक है, अपेक्षा का अर्थ होता है आस करना, आशा करना किसी से। जैसे हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप ध्यान पूर्वक हर एक वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और साथ ही साथ अपेक्षा का एक और होता है तुलना, कि इसकी अपेक्षा में ये अधिक अच्छा है, तो वहां पर भी इसका अपेक्षा में प्रयोग होता है। अब यहां पर आप बताइए, जब इनका अर्थ समझ आ ही गया है तो उपेक्षा का क्या अर्थ है? ध्यान ना देना। अब उस हमें निबंध के अकॉर्डिंग देखना होगा। ध्यान देना ऊपर या इनमें से कोई नहीं। यहां पर हमें सिर्फ शब्द के अर्थ नहीं, वाक्य के हिसाब से देखना होगा कि यहां पर मान लीजिए हम किसी की निंदा करते हैं या किसी की उपेक्षा कर देते हैं, तो उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सपोज कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, गुणी है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं नहीं वो अच्छा नहीं है, मतलब हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है ना, और हम चले उसकी उपेक्षा करने। एक बार ध्यान से सुनिए तो कि सामने वाला क्या है, कैसा है, उसके विचारों को जानिए तो, तब उसके बारे में अपनी राय प्रस्तुत कीजिए। बिना सोचे जाने समझे हम उसके बारे में राय प्रस्तुत करने लगते हैं, उसको सर्टिफाइड कर देते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। इट्स बेटर कि फर्स्ट वी जस्ट लिसन, सुनिए, समझिए, देखिए, उसके बाद किसी के बारे में निर्णय दीजिए। तो यहां पर उपेक्षा का क्या अर्थ होगा? ध्यान ना देना, ध्यान देना ऊपर या इनमें से कोई नहीं। बताइए, जो अभी अभी मैंने कहा उसके अनुसार ध्यान ना देना लग रहा है आपको? पक्का? देखती हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से कोई नहीं। यू आर राइट, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है? संतोषजनक, संशोधन या अच्छी या बुरी? यस, संशोधन योग्य। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। स्त्रियों ने किसकी रचना भी की है? कहानियों की, लेखों की, कविताओं की या वेद मंत्रों की? बताइए। वेद मंत्रों की। बहुत बढ़िया। बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? बुद्ध, त्रिपिटक, बुद्ध ग्रंथावली या गीता? बताइए। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें 4 धर्म के पवित्र ग्रंथों का नाम पता है। हिंदू में रामचरितमानस, मुस्लिम क्या है? कुरान, हिंदू, मुस्लिम, सिख क्या है? क्या है बताइए? गुरु ग्रंथ साहिब। और क्रिश्चियन या ईसाई में क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? बाइबल। अब उसी तरह से बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? बुद्ध, त्रिपिटक, बुद्ध ग्रंथावली या गीता? गीता नहीं है, ओके, गीता को हटा देते हैं। बुद्ध, बुद्धवी ग्रंथावली नहीं है, 2 हटा देते हैं। अब फिर आगे 2 ऑप्शंस कि त्रिपिटक है या बुद्ध ग्रंथावली है। क्या लग रहा है आपको कि थोड़ा सा यदि आप बहुत अच्छे से सोचेंगे ना, रचनात्मक तरीके से, तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। भले ही आपको पता नहीं है, फिर भी आप अनुमान लगा लेंगे कि किसी भी धर्म से जो संबंधित ग्रंथ होता है, क्या वो उसके किसी विशेष ईश्वर से रिलेटेड होता है, या उसके चरित्र से रिलेटेड होता है, या कोई अलग नाम होता है। चलिए देख लेते हैं। यस, अब बुद्ध ग्रंथावली तो सिर्फ एक ग्रंथ होगा जो बुद्ध के द्वारा लिखा गया होगा, लेकिन बौद्ध ग्रंथ जो हर एक बौद्ध धर्म का अनुयायी मानता है वो है त्रिपिटक। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। हिंदू धर्म रामचरितमानस, मुस्लिम क्या है? कुरान, यस, सिख गुरु ग्रंथ साहिब, और ईसाई क्या है? बाइबल। उसके साथ ही साथ आज हमने क्या जाना? बौद्ध ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को जो पत्र लिखा वह गीता के 10वें स्कंद के किस अध्याय में लिखित है? भागवत गीता सुना है? ये भी हमारा हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जो भी बातें हैं वो प्रमाणिक मानी जाती हैं, है ना? प्रमाणिक क्यों है? क्योंकि यहाँ कोई अंधविश्वास जैसी बात नहीं है। एक एक बात को बिल्कुल फुल प्रूफ एविडेंस के साथ यहाँ पर लिखा गया है ना? तो आइए देखते हैं कि रुक्मिणी ने जो श्री कृष्ण को पत्र लिखा था गीता के 10वें स्कंद के किस अध्याय में लिखित है। 60वें, 50वें, 63वें या 53वें? देख लेते हैं, याद रखिएगा फिर। हाँ, 53वां आप यदि याद करें तो पैराग्राफ, जब हम स्टार्टिंग फर्स्ट क्या इस पार्ट का हम प्रथम वीडियो
आप एक बार देख लीजिएगा, वहां लिखा है 53वां, 53वां मतलब 53, तो ये सही आंसर है। कुमार्गगामी शब्द का क्या अर्थ है? बुरी राह पर चलने वाला, सही राह पर चलने वाला, धर्म की राह पर चलने वाला, या इनमें से कोई नहीं। कुमार्गगामी, कुमार्गगामी, कुमार्गगामी। बताइए, बुरी राह पर चलने वाला, सही राह पर चलने वाला, धर्म की राह पर चलने वाला, या कोई नहीं। उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे ना आपने 9th क्लास में। कु हमेशा नेगेटिव दर्शाता है, ठीक है, और सु सकारात्मक या सही दिखाता है। तो यहां पर कुमार्गगामी है, तो क्या लगता है आपको? बुरी राह पर चलने वाला। राह मीन्स मार्ग, मार्ग भी है, कु भी है, गामी मतलब चलने वाला। तो यहां पर बुरी राह पर चलने वाला इज राइट। पक्का बताइए। ओके, चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन मेरे बच्चों, बहुत सही कहा आपने और बहुत सही जजमेंट लगाया। ओके, आशा करती हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ में जो भी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं वे भी आपको समझ में आ गए। साथ ही साथ आपने लेखक की विचारधारा को सुना, जाना, समझा और अपनी बुद्धि को आपने चौकन्ना किया। अपने ध्यान केंद्रण के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी दिए मेरे बच्चों ने। इतने ध्यान से, इतनी समझदारी से जब हम पढ़ते हैं तो परिणाम कैसे अच्छा नहीं आएगा। ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और मैग्नेट ब्रेन्स पर लगातार हर विषय के वीडियो देखते रहना है। बस, तो इसके लिए करना क्या है आपको? जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स। यस मेरे बच्चों, जो भी कोर्स, जो भी सब्जेक्ट, जो भी जानकारी आपको चाहिए, आप आइए मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आपके लिए हर विषय की शिक्षा एकदम फ्री। क्या करना है उसके लिए? सबसे पहले आपको मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करना है। गूगल पर जाइए, क्रोम पर जाइए। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करेंगे, आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से। क्या चाहिए आपको? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम संबंधी, विषय संबंधी, क्लास 10th की संबंधी जानकारी चाहिए, है ना? या सीबीएसई हिंदी मीडियम संबंधी जानकारी चाहिए, या फिर स्पोकन इंग्लिश। यस, क्या आप अंग्रेजी बोलना जानना सीखना चाहते हैं? हाँ, या फिर आपको एनटीएससी परीक्षा संबंधी जानकारी चाहिए, या फिर ओलंपियाड संबंधी जानकारी चाहिए, या फिर यूपी बोर्ड संबंधी परीक्षा की जानकारी चाहिए। क्या चाहिए आपको? सब कुछ यही तो है, इसी प्लेटफॉर्म पर। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ। तो बेटा, मान लीजिए आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम पर जाना है। जैसे ही आप सीबीएसई हिंदी मीडियम क्लिक करेंगे तो आपके सामने हिंदी मीडियम से संबंधित हर एक विषय की यहाँ पर जानकारी और स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। यदि आप पढ़ना चाहते हैं भौतिक विज्ञान, यदि आप पढ़ना चाहते हैं रसायन विज्ञान, पढ़ना चाहते हैं गणित या अंग्रेजी या हिंदी या सामाजिक विज्ञान, जो भी पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय आपको पढ़ना है, हिंदी में आपको यहाँ पर उपलब्ध है। आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी। यस, जैसे ही आप हिंदी पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगी हिंदी से रिलेटेड ईच एंड एवरी, यस, हर एक जानकारी, वो भी विस्तृत रूप से। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि आपको क्या चाहिए। क्या आप में किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, या फिर उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देखना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कविता का सार देखना है। कविता का सार, एमसीक्यूज, प्रश्न अभ्यास जानने से पहले पाठ्यक्रम तो जान लूं मैडम। हाँ हाँ मेरे बच्चों, ओके, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम पर आइए। पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही आप आ जाएंगे इस वीडियो पर, जिसमें आपकी पाठ्यपुस्तक कोर्स ए और कोर्स बी, 10th क्लास की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक कोर्स ए और कोर्स बी की चारों पुस्तकों की फोटो यहां पर आपको दिखाई देगी, जिसमें कोर्स ए में क्षितिज और कृतिका है, कोर्स बी में स्पर्श और संचयन है। इसमें काव्य खंड है, इसमें गद्य खंड है, इसमें कृतिका है, उसमें अलग से चैप्टर्स हैं। कृतिका हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका है, जैसे अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री रीडर रहती है। ठीक है, तो इन चारों पुस्तकों के एक एक चैप्टर, एक एक पाठ, एक एक कविता की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है कि कौन सा पाठ किसने लिखा है, साथ ही साथ जो शीर्षक या जो कविता का नाम है उसका अर्थ क्या है, क्या इस कविता में या पाठ में आप पढ़ने वाले हैं,
संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पाठ्यक्रम से संबंधित इतना सा भी भ्रम नहीं रहेगा, इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, है ना। और अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, है ना। तो बेटा मैं हमेशा से आपसे यही कहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल शिक्षा 100% फ्री धमाका। यस, बम्पर प्राइजेस। हाँ, प्राइजेस ही तो हैं। यदि हम 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा एकदम फ्री पढ़ लेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते, हम बन जाएंगे एक अच्छे नागरिक, एक शिक्षित नागरिक। अभी हमने पढ़ा ना कि शिक्षित का अर्थ क्या है, शिक्षित होना समाज में कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम मूल्यों की जानकारी भी यहां पर प्राप्त करेंगे। आप देखते होंगे कि हर एक चैप्टर को पढ़ते समय ना केवल हम पाठ्य पुस्तक की ही चर्चा करते हैं या पाठ्य पुस्तक के या पुस्तकीय ज्ञान की ही चर्चा करते हैं, बल्कि उससे संबंधित नैतिक मूल्यों की भी चर्चा होती है ना। आपने सुना होगा, आप समझते होंगे। आप जैसे समझदार बच्चों से मैं ये अपेक्षा रखती हूं, अभी अभी हमने उपेक्षा और अपेक्षा शब्द सुने ना, समझे ना, तो मैं आप लोगों से ये अपेक्षा रखती हूं कि मेरे बच्चे अवश्य ही अनिवार्य रूप से अधिक चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।